एक्सप्लेनेशन वीडियो का पार्ट फर्स्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको सबक की कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसकी समरी लिखवाने से पहले मैं इस सबक के मुश्किल अल्फाज आपको बताना चाहूँगी जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। आप इसको पोज करके अपनी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। मैं पढ़ के बता रही हूँ। फर्स्ट है खिताब याफ्ता, खिताब पाया हुआ, खिताब पाया हुआ। मुमताज, नुमाया करना, मुमताज नुमाया करना। मुमलिकत, मुमलिकत हुकूमत। नेक्स्ट है कद, दुश्मनी। आवेदिश, आवेदिश भड़काना। आबपाशी, आब मतलब पानी, आबपाशी खेतों में पानी देना। मकबूजा, मकबूजा मतलब कब्जा की हुई। फिक्र दामनगीर होना, फिक्रमंद होना, फिक्र दामनगीर होना, फिक्रमंद होना। जक देना, शिकस्त देना, जक देना, शिकस्त देना। नेक्स्ट है नाहिंजार, नाहिंजार बेकार। आराइश और ज़ेबाइश, आराइश और ज़ेबाइश सजाना। हरीफ दुश्मन। जाए मुकाम ठहरने की जगह, जाए मुकाम ठहरने की जगह। मंडील पगड़ी, मंडील पगड़ी। ज़ियाफत मेहमानों की आओ भगत करना, ज़ियाफत मेहमानों की आओ भगत करना। अब हम इसकी समरी लिखने जा रहे हैं सबक की। इनको सब आप कॉपी के अंदर नोट करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट है इसका, लखनपुर नाम का एक गांव था। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि लखनपुर गांव की कहानी मैंने सुनाई थी गांव के राज्य में। तो लखनपुर नाम का एक गांव था। नेक्स्ट, गांव में दो जमींदार रहते थे। गांव में कितने थे? दो जमींदार रहते थे। उसमें एक जमींदार का नाम था उमराव सिंह और दूसरे का नाम था दिलदार खां। लेकिन इन दोनों की क्या खास बात थी कि इन दोनों को अंग्रेजों ने खिताब अता किया था। नेक्स्ट है, उमराव सिंह को राय साहब का और खान साहब को, दिलदार खान को खान साहब का खिताब अता किया गया था। अंग्रेजों ने दोनों को खिताब दिया और उमराव सिंह को, ये याद रखने वाली बात है कि उमराव सिंह को राय साहब और दिलदार खान को खान साहब का खिताब मिला था। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक गांव में दो जमींदार, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, उसी तरह इन दोनों का गांव में रहना मुश्किल था। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही गांव में रहते थे। मतलब कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक मुमलिकत मतलब एक हुकूमत में दो सुल्तान नहीं रह सकते, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि लखनपुर गांव में उन दोनों को ही रहना था और दोनों एक ही गांव में रहते थे। पूरे गांव का बंटवारा कर दिया गया, मतलब खेत, बाजार, बाग, हर चीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया अलग अलग। दोनों ही खानदानी रईस थे और दोनों के मिजाज में गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। दोनों को इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी मूंछ ऊंची रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, हर बरसात में इन दोनों के बीच क्या होता था? झगड़ा होता था। और झगड़ा क्यों होता था? झगड़े की खास वजह जो थी वो थी खेत की मुंडेर। मतलब जो हम खेतों के अंदर मिट्टी के एक मुंडेर बना के रखते हैं, जिससे जो है खेत आपस में मिलते नहीं है और पानी भी एक क्यारी से दूसरी क्यारी में नहीं जाता है। वही खेत की मुंडेर इनके झगड़े की वजह बनी हुई थी। क्योंकि किसी भी खेत की मेंढ जैसे बरसात होती कभी घट जाती और कभी बढ़ जाती, और ये मेंढ घटना और बढ़ना ही इन दोनों के झगड़े की वजह थी और इनमें आपस में फौज
फौजदारी मुकदमा दायर हो जाता था। इन दोनों की दुश्मनी की एक वजह गांव की सबसे बड़ी जो गड़िया थी, मतलब तालाब, वो था। और इस तालाब का नाम था महतो गड़िया। इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, उस तालाब का क्या नाम था, उस गड़िया का महतो गड़िया। यही इनके झगड़े की सबसे बड़ी वजह थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पिछली बरसात में महतो गड़िया खूब बढ़ गई थी, मतलब इसमें पानी ज्यादा आ गया तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई काफी बढ़ गई थी। और इस गड़िया से क्या हो गया कि राय साहब की आधी बीघा जमीन इस गड़िया के अंदर दब गई। अब जब राय साहब की जमीन इसके अंदर दब गई तो इन दोनों में झगड़ा होना मुनासिब ही था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये गड़िया खान साहब के नाम लिखी गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पॉइंट लिखवा चुकी हूँ कि गांव का बंटवारा हो चुका था और सभी चीजें आधी आधी बढ़ चुकी थी और जो है कागजों में, सरकारी कागजों में लिखी गई थी। तो सरकारी कागजों में जो ये महतो गड़िया थी ये खान साहब के नाम थी और वही इसकी आमदनी लिया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन जब राय साहब के खेत इस गड़िया के अंदर दब गए तो राय साहब ने भी जो है इसकी आमदनी में जो है हिस्सा मांग लिया और वो भी एक ख्वाहिशमंद हुए कि भाई इस गड़िया से जो आमदनी होती है उसका हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके खेत इस गड़िया के अंदर दब चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस महतो गड़िया की आमदनी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और दोनों के बीच में क्या हो गया, मुकदमा, फौजदारी मुकदमा दायर हो गया। जब कागजों की छानबीन हुई तो उसमें खेत राय साहब के नाम दिखे और महतो गड़िया जो थी जिसके बीच झगड़ा हो रहा था वो खान साहब के नाम लिखी गई थी, वही सामने आई। इस बात को जब कागजात की छानबीन हो गई तो राय साहब मुकदमा हार गए और खान साहब मुकदमा जीत गए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब राय साहब को ये फिक्र रहने लगी कि मैं किस तरह से मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं खान साहब को शिकस्त दे दूं, मतलब खान साहब को हरा दूं। नेक्स्ट पॉइंट है, इत्तेफाक से खान साहब की छोटी बेटी की बारात आई, मतलब गांव में उनकी छोटी बेटी की बारात आई। अब खान साहब ने पूरे गांव को बुलाया और नहीं बुलाया तो किसको नहीं बुलाया, सिर्फ उन्होंने राय साहब को ही अपनी बेटी की बारात में नहीं बुलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, बारातियों में बड़े बड़े वकील, बैरिस्टर, 2 तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर और कई दरोगा शामिल हुए, लेकिन राय साहब नहीं शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, बारात को ठहराने के लिए कस्बे के बाहर एक बड़े इमली के दरख्त के नीचे शामियाना लगाया गया। बारात को ठहराने का इंतजाम कहाँ किया गया? एक कस्बे के बाहर इमली के पेड़ के नीचे शामियाना लगाया गया। खान साहब की कोठी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की बारात आने वाली थी, इसलिए उनकी कोठी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब दूल्हा मसनद पर बैठ गया तो काजी साहब अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने दुल्हन से रजामंदी ले ली, मतलब निकाह शुरू हो गया और दुल्हा के मसनद पर बैठते ही जो है काजी साहब ने दुल्हन से रजामंदी ले ली। नेक्स्ट पॉइंट है, और फिर जब दूल्हा से पूछा कि भाई 55,000 महर पर फला बीवी से निकाह मंजूर है, तो दूल्हे ने महर की रकम सुनकर ही साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि 55,000 महर उसको बहुत ज्यादा लगी और उसने 55,000 महर सुनकर ही जो है निकाह से इनकार कर दिया। और इधर खान साहब के यहाँ बरसों से यही दस्तूर था कि उनकी जो भी बेटियों की शादी हुई थी उन्होंने 55,000 महर पर ही जो है महर रखी थी। तो उनका जो दस्तूर था वो अपने दस्तूर पे अड़े रहे, कहने लगे कि हम जो है 55,000 महर पर ही शादी करेंगे। लेकिन दूल्हा के वालिद ने कहा कि हम महर की रकम कितनी रखेंगे? 501 रुपए। बेटा बच्चों, ये
क्वेश्चन जरूर आता है कि जो है मेहर की रकम कितनी थी। तो मेहर की रकम थी 55,000 रुपए जो खान साहब ने रखी थी, और दूल्हा का वालिद कह रहे थे कि हम 501 रुपए रखेंगे। लेकिन बात बिगड़ती चली गई और दूल्हा के वालिद ने कहा कि हमारी दाल मतलब हमारा सामान वापस कर दो, हम बारात वापस लेकर जाएंगे, मतलब हम निकाह नहीं करेंगे और बारात को वापस लौटा के ले जाएंगे। स्टूडेंट ये पोज करके बेटा सभी चीजें नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी समरी आप साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तो गांव की इज्जत पर बात आ गई थी। क्यों? क्योंकि जब बारात वापस लौटने की नौबत आई तो गांव की इज्जत पर बात आ गई कि भाई गांव की बेटी की बारात खाली वापस कैसे जा रही है, अब लड़की की शादी कैसे होगी या उससे कौन शादी करेगा। तो पूरे गांव भर से क्या हुआ, लाठियां निकल आई। खान साहब के जितने भी लोग थे उनसे पूरे गांव भर से लोगों ने लाठियां निकाल ली। लेकिन खान साहब ने इस जगह बड़ी सूझबूझ से काम लिया और उन्होंने एक एक को समझाया कि हमें इनसे झगड़ा नहीं करना है, ये हमारे मेहमान हैं और हमें इन्हें सही सलामत जाने देना है, हमें इनके साथ कुछ भी झगड़े की बात नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद खान साहब ने एक एक चीज गिनवाई और लड़के के वालिद को उसके हाथों में सारे मजमुए के सामने सौंप दी, ताकि जब उसने बारात जाए तो अपना सामान भी साथ में लेकर जाए। बारातियों से इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बारातियों से उन्होंने खूब मिन्नत करी और खूब आजिज़ी करी कि भाई खाने से कोई बैर नहीं है, खाना तैयार है, आप जाना चाह रहे हैं तो जाइए पर खाना खाकर जाइए। बच्चे से पोज कर लो और पोज करके सारे पॉइंट्स नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहमानों के मजमुए में राय साहब के खास आदमी हिम्मत राय भी शामिल थे। जब उन्होंने पूरे गांव को बुलाया तो उसमें हिम्मत राय जो उसी गांव में रहा करते थे, वो राय साहब के आदमी थे खास, वो भी उस शादी के अंदर शामिल हुए, उस मेहमानों के मजमुए में शामिल हुए। जब उन्होंने बारात वापस लौटने की बात सुनी तो दिल ही दिल बड़े खुश हुए कि खान साहब की बेटी की बारात वापस जा रही है, और भागे भागे राय साहब के पास गए। उस वक्त रात में राय साहब खाना खाकर हुक्का पीकर आराम करने जा ही रहे थे कि हिम्मत राय उनके घर पहुंच गए और दरवाजे से ही उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भगवान ने आपकी सुन ली, और खुशी खुशी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि भगवान ने आपकी सुन ली। नेक्स्ट पॉइंट है, और भगवान ने खान साहब को इतना जलील कर दिया कि वो जिंदगी भर अपना सर उठा नहीं सकते, मतलब जिंदगी भर वो पूरे कस्बे में सर उठाकर नहीं चल सकते हैं। बच्चों इसे पोज कर लो बेटा, सारे पॉइंट नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, हिम्मत राय की बात सुनकर राय साहब अभी मुस्कुराने ही वाले थे, मन ही मन उन्होंने उनकी बात सुनी और वो मुस्कुराने ही वाले थे कि इतने में उनकी 7 बरस की बेटी मोहिनी आई और बोली, बाबूजी बाबूजी दीदी बुला रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहिनी को देखकर राय साहब खामोश हो गए और कुछ सोचने लगे कि जैसे मेरी बेटी वैसे ही खान साहब की बेटी पूरे गांव की बेटी है। उन्होंने हिम्मत राय की बात सुनी जो कह रहे थे कि अब खान साहब की बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। जब ये बात उन्होंने सुनी तो राय साहब बहुत नाराज हो गए और चिल्ला पड़े हिम्मत राय के ऊपर और बहुत तेजी में चिल्ला कर बोले कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। और उन्होंने हिम्मत राय को कहा कि मेरे सारे आदमियों को इकट्ठा करो और उन्हें कहो कि लाठियां लेकर मेरे पीछे आ जाएं। पॉज करके बच्चों नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही राय साहब कस्बे के बाहर बारातियों के पास पहुंचे
उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि चारों तरफ से बारातियों को घेर लो और खुद समधी साहब की तरफ मुतवज्जो हो गए। समधी साहब से बात करने लगे। समधी साहब पहले से ही झल्लाए और परेशान थे। क्योंकि रात के 11 बज रही थी और खाना उनको नहीं मिला था, सारे बाराती भूखे थे। उन्होंने जो है राय साहब से पूछा कि आप कौन हैं जो मुझसे बात करने आए या मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। जैसे ही राय साहब ने कहा कि मेरा नाम है उमराव सिंह, मैं उमराव सिंह हूँ, तो समधी साहब नाम सुनकर ही चौंक गए। क्योंकि उन्होंने खान साहब और राय साहब की दुश्मनी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उन्होंने ये सोचा कि शायद ये हमारी मदद करने आए हैं या ये हमारा साथ देंगे। बच्चों पॉज कर लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राय साहब को देखकर समधी साहब बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए समधी साहब? क्योंकि उन्हें राय साहब और खान साहब की दुश्मनी के बारे में पता था और उन्हें ऐसा लगा कि राय साहब जो है अपनी दुश्मनी निभाते हुए हमारी कुछ मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए राय साहब की तरफ मुखातिब होकर समधी साहब बोले कि शायद आपको हमारे यहाँ आने की खबर नहीं मिली होगी। नेक्स्ट है, राय साहब बोले पर आपको तकलीफ क्या है? क्या आप क्यों वहां से बारात वापस लेकर आए हैं? आपको क्या परेशानी है? सुना है कि खान साहब ने बड़ा एहतमाम किया है और एहतमामी खाना बनवाया है या आओ भगत में उन्होंने कुछ कमी की है। ये उन्होंने खाना बनाने के लिए बनारस और कश्मीर से हलवाई बुलवा कर खाना बनाया है। बच्चों इसे पॉज कर लो बेटा और उसको वीडियो को पूरे को नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है, समधी साहब बोले हम सब वहां से भूखे आए हैं। जब राय साहब ने ये बात सुनी तो उन्होंने खान साहब के चचेदार भाई मन्नू मियाँ से मुखातिब हुए पूछा कि आपने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? मन्नू मियाँ कुछ बोले। इससे पहले समधी साहब बोले कि अब हम खान साहब के यहाँ अगर एक दाना भी हमारे लिए मुंह में डालना हराम है, हम उनका खाना खाना हराम समझते हैं। राय साहब बोले, उनको भी गुस्सा आ गया ये बात सुनकर। उन्होंने भी अपने तेवर बदले और गुस्से में बोले कि अगर आप खान साहब के यहाँ कुछ नहीं खा सकते तो कस्बे में कोई भी आपको खाने के लिए नहीं दे सकता। अगर आपको खाना है तो सिर्फ खान साहब का ही खाना पड़ेगा। फिर राय साहब बोले, जनाब आप सारे गांव की नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने समधी साहब को धमकाया और कहने लगे कि आप पूरे गांव की नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे सपोज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राय साहब बोले अगर आपको बारात वापस ले जाना है तो शौक से ले जाइए, लेकिन एक तहरीर लिख कर दे दीजिए। अब उस तहरीर में क्या लिखवाना था? वो कह रहे थे कि आप जितनी चीजें अपने साथ लाए हैं वो और अपनी जान और माल की सलामती के साथ आप यहाँ से गांव से वापस जा रहे हैं, अपनी बारात लेकर वापस लौट रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समधी साहब ने इनकार किया और कहने लगे कि अब आप हमें किसमें कानून के शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम कानून के शिकंजे में फंस जाएं? नेक्स्ट पॉइंट है, तो राय साहब बोले आप खुद समझ लें कि अगर आप इस तरह की तहरीर अगर हमें लिखकर नहीं देंगे तो आप यहाँ से किस हाल में लौटेंगे या कैसी सूरतें लेकर आप यहाँ से वापस जाएंगे। पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों की गर्मा गर्मी देखकर बारातियों में जो शामिल सरकारी अफसर थे, जो डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह थे, वो सब समधी साहब की तरफ मुखातिब हुए और उनको मनाने के लिए एक तरफ ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि राय साहब ने उनको भी कहा था कि बारातियों में आप भी शामिल हैं, मेहमानों में, तो जैसा सलूक इनके साथ होगा वैसा ही शायद आप लोगों के साथ भी हो सकता है और आप यहाँ से किस सूरतों में जाओगे
ये मैं नहीं बता सकता। जब ये बात उन लोगों ने सुनी तो वो समधी साहब को मनाने के लिए एक तरफ ले गए। नेक्स्ट पॉइंट है, समधी साहब मान गए और बारात ये तय हुआ कि बारात खान साहब के यहाँ वापस जाएगी और निकाह 55,000 महर पर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राय साहब बड़े फाटक तक बारात को लेकर गए और बारात को खान साहब के घर की तरफ रवाना किया और खुद अपने घर की तरफ चल दिए। बच्चे से पोज करो और फिर लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब खान साहब को सारे किस्से के बारे में पता चला कि राय साहब ने किस तरह उनकी इज्जत बचाई और उनकी नाक कटने से बचाई और बारात को वो वापस लेकर आए हैं और खुद जो है बारात को फाटक तक छोड़कर वापस अपने घर की तरफ चले गए, तो ये बात जब खान साहब ने सुनी तो उन्होंने काजी साहब को रोक दिया कि अभी निकाह मत करवाइए और खुद तेजी से राय साहब के घर की तरफ दौड़े। अभी राय साहब रास्ते में ही थे कि खान साहब पीछे से तेजी से जाकर उनसे लिपट गए और उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि खान साहब, राय साहब, मेरी गलती को माफ कर दो और चलो चलकर अपनी बेटी को ब्याह दो। दोनों थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खान साहब के घर में पहुंच गए। बेटे पोज करके नोट कर लीजिए। अपना ये सबक यही खत्म होता है। गांव की लाज, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 2 पार्ट में बनाया है सबक। पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेनेशन है जिसमें मैंने पूरा लेसन को एक्सप्लेन किया है और पार्ट सेकंड में इसकी समरी है जिसमें इस लेसन की पूरी समरी मैंने लिखवाई है, जिससे आपको पूरा सबक अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और इसके सवालात आपको करना बहुत आसान होंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। आप सारी समरी को नोट करते जाइए। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लता मंगेशकर जो अपना नेक्स्ट सबक है उसका अपलोड करूंगी।